Hello everyone and welcome back to all in my YouTube channel G Physics with Rohit। तो आज का ये हमारा जो लेक्चर है मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए 11th नंबर का लेक्चर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लामी थ्योरम्स के बारे में। किसके बारे में? लामी थ्योरम्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जनरल फार्मूला फॉर एरिया एंड वॉल्यूम के लिए। ये वेक्टर नहीं होगा, ये वॉल्यूम है। और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। आप लोग ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स का ये सारा टॉपिक आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से 9th नंबर का जो टॉपिक होगा वो लामीस थ्योरम और 10th नंबर का जो टॉपिक है वो है वेक्टर। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लामीस थ्योरम। तो लामीस थ्योरम को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक और टॉपिक है उसको कवर करना पड़ेगा, जिसका नाम है साइन लॉ, या इसी को कहा जाता है साइन वेक्टर लॉ, या इसी को क्या कहा जाता है? साइन वेक्टर लॉ, या इसी को कहा जाता है साइन रूल। तो ये साइन रूल या फिर साइन लॉ या फिर साइन वेक्टर लॉ को आपको पढ़ना पड़ेगा लामीस थ्योरम को पढ़ने से पहले। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि लामीस थ्योरम और साइन वेक्टर लॉ सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइन वेक्टर जो साइन लॉ है ये वेक्टर का एक लॉ होता है और इसी का एप्लीकेशन होता है लामीस थ्योरम। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आगे ये कन्फ्यूज़न आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि साइन रूल क्या बोलता है या साइन लॉ हमको बोलता क्या है। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द साइन रूल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एन एंगल इन अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल का जो वैल्यू होता है या एंगल का जो साइज होता है उनके बीच का रिलेशन होता है, उनके बीच का साइन का रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है एंड द अपोजिट साइड। और वो एंगल क्या होना चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। आगे लिखा है इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द मिसिंग एंगल और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और ये जो साइन लॉ है इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो जो मिसिंग एंगल होता है या जो एंगल गायब रहता है उस एंगल को या फिर जो साइड्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए इस लॉ का यूज़ किया जाता है। इस लॉ का यूज़ किया जाता है। कब किया जाता है? वेन वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगल एंड अपोजिट साइड। जब हमारे पास कुछ एंगल का वैल्यू हो या कुछ अपोजिट साइड का कुछ वैल्यू हो और कुछ जो है मिसिंग हो, तो कुछ वैल्यू जो दिया रहता है उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? जो मिसिंग एंगल या साइड्स होते हैं उसको फाइंड कर सकते हैं इस रूल से। तो इसी को कहा जाता है साइन लॉ। आई होप ये स्टेटमेंट आप सभी को समझ में आया होगा। इसी स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? कुछ ऐसा, ए अपॉन साइन अल्फ़ा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में लिख देंगे तो हम लोग को यही रिलेशन जो है कुछ ऐसा दिखने लगेगा। साइन अल्फ़ा अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन गामा अपॉन सी। और याद रखिएगा यहाँ पर ए बी सी ये क्या है? साइड्स हैं और अल्फ़ा बीटा और ये गामा क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल है। इस चीज़ को याद रखिए। तो आई होप ये सारा स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी को कहा जाता है साइन लॉ या साइन वेक्टर लॉ या फिर साइन रूल। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। ये तो हो गया स्टेटमेंट या लॉ, लेकिन ये आता कैसे है? इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास 3 वेक्टर हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर वी हैव 3 वेक्टर ए बी सी एज सो इन बिलो स्पेस डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम। हमारे पास यहाँ पर 2 डायग्राम दिया हो, एक स्पेस डायग्राम है, एक वेक्टर डायग्राम है। तो ये डायग्राम कहना क्या चाहता है? तो हम लोग अगर स्पेस डायग्राम की बात करें तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं O, और इस पॉइंट से एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B और तीसरा वेक्टर है C।
वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल है बीटा, और ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है गामा, और वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल है अल्फा। या फिर आप लोग ऐसा कंसिडर कर लेना कि ए वेक्टर जो है इसका अपोजिट एंगल क्या होता है, अल्फा होता है, और बी का जो अपोजिट एंगल होता है बीटा होता है, और सी का जो अपोजिट एंगल होता है गामा होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। एंगल आपको कैसे कंसिडर करना है, ए के अपोजिट को अल्फा, बी के अपोजिट को बीटा, और सी के अपोजिट को क्या कंसिडर करना है, गामा कंसिडर करना है। आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए इसी डायग्राम को, स्पेस डायग्राम को हम लोग वेक्टर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो वेक्टर डायग्राम में जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही हो जाएगा। कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर ए है जो पॉइंट पी से क्यू की ओर है। कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका डायरेक्शंस क्या है, पॉइंट पी से क्यू की ओर है। और हमारे पास एक और वेक्टर है बी जिसका डायरेक्शन जो है पॉइंट क्यू से आर की ओर है। और तीसरा वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर सी जिसका डायरेक्शन पॉइंट आर से पी तक है। तो यहाँ से वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है या एक दूसरे के ऑर्डर में है, ये ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 3 पॉइंट मिल गए पी क्यू आर, 3 वेक्टर है ए बी सी। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये जो वेक्टर ए है इसका अपोजिट एंगल। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया पी क्यू आर। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये जो ए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, यही इसका क्या काम करते हैं, साइड्स का काम करते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गया। तो ए बी सी जो वेक्टर है यही इसका क्या होगा, साइड्स होगा। और यदि हम लोग एंगल की बात करें तो वेक्टर ए है इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल है उसको हम लोग अल्फा कंसिडर कर लेते हैं। मतलब ए के अपोजिट में जो एंगल है उसको अल्फा कंसिडर करेंगे, बी के अपोजिट में जो एंगल है उसको बीटा कंसिडर करेंगे, और सी के अपोजिट में जो एंगल है उसको हम लोग गामा कंसिडर करेंगे। तो दोनों डायग्राम का मीनिंग एक ही है, बस इसको दिखाने का तरीका अलग अलग है। इसको स्पेस डायग्राम कहा जाता है और इसको वेक्टर डायग्राम कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इसका मतलब क्या है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इस वेक्टर ए को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इधर जाता है, इसका डायरेक्शन तो इनफाइनाइट होता है। तो ये जो वेक्टर ए है इसका डायरेक्शन हम लोग कुछ ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में है इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल मिलता है जिसको हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं। तो यदि ये वाला एंगल कितना है, गामा है, तो अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच एंगल लूँ तो कितना हो जाएगा, टोटल 180 हो जाएगा। तो 180 में अगर मैं गामा सबसेट कर दूँ तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। तो ये जो रेड कलर का जो एंगल है इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस गामा। इसी प्रकार करता हूँ ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो वेक्टर बी है ये किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फ़ा। अगर ये वाला एंगल को मैं 180 में से सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। इसी प्रकार जो वेक्टर सी है वो आरपी के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर एंगल बीटा है, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण हमको कितना मिलेगा, तो 180 में हम लोग क्या कर देते हैं, बीटा सबट्रैक्ट कर देते हैं। बीटा सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको ये वाला एंगल मिल जाता है। तो आई होप स्पेस डायग्राम और वेक्टर डायग्राम आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्पेस डायग्राम दिया हुआ था और जो वेक्टर डायग्राम दिया हुआ था वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम एबो फिगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। अब ये हम लोगों ने कैसे लिखा, तो ये हम लोगों ने लिखा सिंस फ्रॉम स्पेस डायग्राम ऑल वेक्टर इज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। सभी वेक्टर जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए सभी का सम जो है 0 के इक्वल होगा, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम से इज स्टार्ट एंड एंड एट सेम पॉइंट एट पी। जो पॉइंट P था, देखिए ये जो पॉइंट P था यहीं से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में कहाँ पर एंड हो रहा है, यहीं पर एंड हो रहा है।
इसका मतलब इसमें तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हो। या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हो ऑल साइड्स आर टेकन इन ऑर्डर, जो सभी साइड्स हैं ए बी सी तीनों क्या है, सेम ऑर्डर में है, इसलिए तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो अगर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड या टोटल वेक्टर निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देते हैं, दोनों तरफ हम लोग वेक्टर ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों तरफ वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ऐसा हमको मिल जाएगा। अब इस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा हमको मिल जाएगा, और राइट साइड वैसे ही रहेगा। अब आप लोग ये याद रखिएगा, कोई भी सेम वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कोई भी सेम वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसका प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग इसको वेक्टर वाले टॉपिक में कवर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और इसी को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अगेन मल्टीप्लाइंग बाई वेक्टर बी इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में फिर से हम लोग वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब यहाँ पर फिर से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, अभी कुछ देर पहले मैं बताया था, इस कोई भी सेम वेक्टर होता है तो दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हमेशा 0 होता है। इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। तो फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको इधर और इसको इधर, इसको चेंज कर देता हूँ, मतलब इसको कम्यूटेटिव वेक्टर लॉ बोलते हैं। ये भी हम लोग आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। जब मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये सारा चीज़ जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे कवर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी प्लस ये 0 हो जाएगा और ये वैसे ही रहेगा। तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। आई होप इक्वेशन नंबर 4 तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, जो इक्वेशन नंबर 3rd और 4th था, देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, तो इसका लेफ्ट साइड देखो ए क्रॉस बी है, इसका लेफ्ट साइड देखो ए क्रॉस बी है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th से क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्रॉस वेक्टर बी, अब यहाँ पर देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो ये कहाँ से आया है, तो ये आया है वेक्टर का कम्यूटेटिव लॉ से, या कम्यूटेटिव वेक्टर लॉ से आया है। और ये लॉ क्या होता है ये आगे हम लोग वेक्टर एनालिसिस में देखेंगे, तो आप लोग घबराइएगा मत, ये याद रखिएगा। अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, कोई भी दो वेक्टर के बीच अगर क्रॉस प्रोडक्ट है और उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो याद रखिएगा उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो प्लस आ गया है, और अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और इसको ये वैसे ही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ क्या लेते हैं हम लोग, मॉड लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मॉड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, ऐसा हमको मिल जाएगा। अब आप लोग याद रखिएगा, कोई भी दो वेक्टर होता है और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है,
और उसका अगर हम लोग मॉड लेते हैं, मॉड लेने का मतलब मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हमको मिल जाता है ए बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या होता है, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। ये कहाँ से आया है, तो ये आया है वेक्टर एनालिसिस से, आप लोग याद रखिएगा, इसको भी हम लोग वेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे आगे। अभी बस आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा रिलेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मॉड है, इसको हम लोग इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, सी ए साइन बीटा। अब यहाँ पर बीटा कहाँ से आया, तो बीटा सी और ए के बीच का एंगल है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सी और ए के बीच का एंगल है बीटा, यहाँ पर भी देख सकते हैं सी और ए के बीच का एंगल है बीटा। उसी प्रकार बी क्रॉस सी को लिख सकते हैं बी सी साइन अल्फा, और ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं ए बी साइन गामा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बी और सी के बीच का एंगल है अल्फा और ए और बी के बीच का एंगल है गामा। तो आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, सभी को दोनों तरफ से इसको या सभी में बोथ साइड लिखा है, बोथ साइड बोलने का मतलब दोनों तरफ, इधर इधर इधर, सभी में हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी। तो हमको क्या मिल जाएगा, सी ए साइन बीटा अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी साइन अल्फा अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी साइन गामा अपॉन ए बी सी। अब यहाँ पर ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन गामा अपॉन सी बचेगा, यहाँ पर बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन अल्फा अपॉन ए बचेगा, और यहाँ पर सी ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन बीटा अपॉन बी बचेगा। तो उसी को यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ओके, अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन गामा अपॉन सी, ये हमको मिल जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देते हैं और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सभी को मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना। अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशंस में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है साइन लॉ या साइन रूल। ओके, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी को कहा जाता है साइन लॉ। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं लामिस थ्योरम। आगे हम लोग देखने वाले हैं लामिस थ्योरम, या इसी को कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, साइन रूल का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसको आप लोग स्टेटमेंट बोल सकते हो या थ्योरम बोल सकते हो। ओके, ये लामिस लॉ भी बोल सकते हो। तो ये बोलता क्या है, तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं इसको। इट इज स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। कोई भी एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कंसिडर किए हैं एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट ओ है, और इस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, और तीसरा फोर्स क्या है F3 है। और तीनों ऐसा फोर्स लगा रहे हैं कि इस पॉइंट O के ऊपर तीनों के वजह से क्या फोर्स हो, जीरो फोर्स हो। मतलब ये तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, उसी को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। देन ईच ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल। तब ये सभी फोर्स क्या होंगे, ये सभी फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होंगे साइन के और एंगल के। जो एंगल है उसका साइन का प्रोपोर्शनल होगा ये सभी फोर्स जो है बिटवीन दी रिमेनिंग टू फोर्सेस। इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों का, इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों का, और इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों का फोर्स। तो आई होप ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं, F1 प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा के, यहाँ पर बोला गया है। ओके, और F2 प्रोपोर्शनल होगा साइन बीटा के, और F3 प्रोपोर्शनल होगा साइन गामा के। तो इस स्टेटमेंट के बोलने का मतलब यही है। ओके, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा। इसी स्टेटमेंट को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, और लिखा है यहाँ पर, इसी स्टेटमेंट को आप लोग ऐसे समझ सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्क्रीट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कोप्लेनर का मतलब है एक फोर्स जो कहाँ पर है, प्लेन पर है, समतल में है। कॉन्क्रीट का मतलब है उसी समतल में जो फोर्स है उसके संगामी, मतलब उसके साथ एक और फोर्स है।
नॉन कोलिनियर का मतलब है और उन दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब उसके साथ उसी प्लेन में उसी लाइन में फोर्स नहीं होना चाहिए, उसको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। मतलब कोई भी दो या दो से अधिक फोर्स सेम लाइन में नहीं होना चाहिए, उसको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। मतलब उन दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये सभी फोर्स जो है क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो इन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन के। और उन तीनों या दोनों फोर्स के बीच यहाँ पर बोला गया है जो फोर्सेस हैं, फोर्स क्या है, F1 F2 F3, तीनों फोर्स के बीच जो एंगल का जो साइन होता है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट के बोलने का मतलब वही है कि F1 जो है प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा के, F2 प्रोपोर्शनल होगा साइन बीटा के, और F3 प्रोपोर्शनल होगा साइन गामा के। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट के बोलने का मतलब कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आता है। चाहो तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं F1, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं, F1 इज इक्वल्स टू के साइन अल्फा, इस यहाँ पर ले लेते हैं F2 के साइन बीटा, और यहाँ पर ले लेते हैं F3 इज इक्वल्स टू के साइन गामा। तो यहाँ पर हम लोग को K इज इक्वल्स टू मिलेगा F1 साइन अल्फा, यहाँ पर K इज इक्वल्स टू मिलेगा F1 साइन अल्फा, यहाँ पर K इज इक्वल्स टू मिलेगा F2 साइन बीटा, और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा K इज इक्वल्स टू F3 साइन गामा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है। तो इन सभी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इन सभी को हम लोग लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा, और इसको लिख सकते हैं F3 अपॉन साइन गामा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कब, जब हम लोग नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज कर देंगे, केवल एक का नहीं, सभी टर्म्स का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तब ये रूल सही होगा। तो इस सिचुएशंस में इसी को ऐसा लिखा जाता है, इसी इक्वेशन को ऐसा लिखा जाता है। तो हमको मिल जाता है साइन अल्फा अपॉन F1 इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन F2 इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन F3। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को लामी थ्योरम कहा जाता है, या लामी का प्रमेय कहा जाता है। अब ये आया कैसे, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल का इस्तेमाल किए, साइन रूल का इस्तेमाल किए। हम लोग नहीं, लामी नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइन रूल का इस्तेमाल किया था। कोई भी फोर्स है, कोई भी तीन फोर्स है, किसी पॉइंट के ऊपर लग रहा है और उस पॉइंट के ऊपर तीनों फोर्स की वजह से सेम फोर्स लग रहा है, तो तीनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे उस पॉइंट के ऊपर। तो उसको हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लामी ने बताया कि साइन रूल का अप्लाई करके कुछ ऐसा रिलेशन मिलता है, इस रिलेशन से डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि इस पॉइंट O के ऊपर इन दोनों की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, और इन दोनों की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। और इस लामी थ्योरम से डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि F1 का वैल्यू कितना होगा यदि F2 और F3 का वैल्यू गिवन हो, या फिर F3 का वैल्यू कितना होगा F2 और F1 का वैल्यू यदि दिया हो। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग F1 फाइंड कर सकते हैं, F2 फाइंड कर सकते हैं, F3 फाइंड कर सकते हैं, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। और यहाँ पर जिन तीन फोर्स की बात हो रही है वो तीन फोर्स F1 F2 है, तो इन तीनों के बीच रिलेशंस का ये स्पेस डायग्राम है, और इसी स्पेस डायग्राम को हम लोग ऐसा वेक्टर डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग साइन रूल में क्या लिए थे, F1 के जगह पर A लिए थे, F2 की जगह पर B लिए थे, F3 के जगह पर क्या लिए थे, C लिए थे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ये क्या है, F का मतलब क्या है, फोर्स। अब यहाँ पर फोर्स है तो ये कुछ भी फोर्स हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग T भी ले सकते हैं, T मतलब T1 T2 T3 भी ले सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर जो फोर्स रहा होगा वो टेंशन फोर्स हो, या सरफेस टेंशन फोर्स हो, कुछ भी फोर्स हो सकता है, मतलब फोर्स होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चार्ज की वजह से फोर्स हो, टू बॉडी के ऊपर मैकेनिकल फोर्स हो सकता है।
ठीक है, कुछ भी फोर्स हो सकता है। तो किसी किसी बुक में F की जगह पर इसको T लेके बनाया रहता है। अगर T के टर्म्स में लिखें इसको तो ये क्या हो जाएगा, T1 अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, T2 अपॉन साइन बीटा हो जाएगा और ये T3 अपॉन साइन गामा हो जाएगा। तब भी इसका मतलब यही है, अलग नहीं है। तो आई होप साइन रूल और लामिस थ्योरम आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोग को कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका लामिस थ्योरम और साइन रूल जो है ख़त्म होता है। आगे देखते हैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए लास्ट टॉपिक, 10 नंबर का टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर एनालिसिस। तो इसको मैं इस सीरीज में नहीं करवा रहा हूँ। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जब मैं 11th क्लास का सीरीज स्टार्ट करूँगा, क्लास 11th का सीरीज स्टार्ट करूँगा। तो यूनिट 2 जिसका नाम है काइनामेटिक्स, और इसके अंदर में जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन। तो इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटिटी, और हम लोग 2 टाइप के क्वांटिटी पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में डेफिनेशन और एग्जांपल देखेंगे और वेक्टर का टाइप्स और इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो इस चैप्टर में मैं इस टॉपिक को पूरा कवर करूँगा। ओके, और जब वेक्टर एनालिसिस आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर 4 के थ्रू, तो आप लोग का मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए, सॉरी फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स में। इतने में आपका पूरा कवर हो जाएगा 11th 12th और जेई और नीट का मैथमेटिकल बैकग्राउंड। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, यहाँ पर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स का जो सारा टॉपिक है वो कवर हो गया है। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज और सारा टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।